बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक पाकिस्तान के साथ मैं हूं ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, बानी तहरीक इंसाफ से जेल में मुलाकातों का मामला एक तनाज़ा बन चुका है। बानी से मुलाकातों और उनकी सेहत के मामले पर एक जानिब हिंदुस्तान और अफगानिस्तान में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, दूसरी जानिब बानी तहरीक इंसाफ की बहन नौरीन नियाज़ी ने कई भारतीय न्यूज़ चैनल्स को इंटरव्यू दिए हैं। ये इंटरव्यूज कई सवालात भी पैदा कर रहे हैं। जो पार्टी अपने बानी की रिहाई के लिए आलमी अदालत इंसाफ जाने की बातें किया करती थी, अब वो भारतीय मीडिया पर बैठकर बानी के हक में आवाज उठा रही है। नौरीन नियाज़ी ने जिन चैनल्स को इंटरव्यूज दिए उनमें ANI भी शामिल था, जो भारत की न्यूज एजेंसी है और इसी वजह से नरेंद्र मोदी का हामी समझा जाता है। इंटरव्यू के बाद नौरीन नियाज़ी के क्लिप्स ANI ने चलाकर प्रोपेगेंडा किया। APB न्यूज को भी भारतीय इंतहापसंद जमात BJP का माउथपीस समझा जाता है। इसने भी नौरीन नियाज़ी का इंटरव्यू नशर किया। इसके अलावा NDTV, न्यूज 9 और NDTV इंग्लिश पर भी इमरान खान से मुलाकातों के मामले पर नौरीन नियाज़ी के इंटरव्यूज नशर किए गए। पाकिस्तान मुखालिफ भारतीय सहाफ़ी अर्नब गोस्वामी और बरखा दत्त ने भी इन इंटरव्यूज की बुनियाद पर प्रोग्राम किए और पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को फरोग दिया। बानी तहरीक इंसाफ से अडयाला जेल रावलपिंडी में मुलाकात पर 2 अदालतों में केस चल रहे हैं। एक केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर किया गया, जिसमें दरखास्त की गई कि बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात न कराने पर सुपरिटेंडेंट जेल और दीगर हुकाम के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया गया, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म के लिए हफ्ते में 2 बार मुलाकातों का शेड्यूल बहाल किया गया था। यह दरखास्त उस वक्त दायर की गई जब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने दीगर कई PTI अरकान के हमरा रावलपिंडी की अडयाला जेल के बाहर रात भर धरना दिया, क्योंकि सुहेल आफरीदी को बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई थी और ऐसा 8वीं बार हुआ था। इससे पहले बानी तहरीक इंसाफ की बहनों ने भी अडयाला जेल के बाहर धरने दिए थे, जब उन्हें अपने भाई से मुलाकात की इजाजत नहीं मिली थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है उनकी जमात के अरकान पार्लियामेंट आइंदा मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अडयाला जेल के बाहर अपने बानी से यकजहती के लिए इकट्ठे होंगे। बानी PTI से जेल में मुलाकात से मुतल्लिक एक दरखास्त इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में भी जमा कराई गई। दरखास्त में कहा गया है कि बानी तहरीक इंसाफ की वकला सलमान अकरम राजा और फैसल मलिक एडवोकेट से मुलाकात की इजाजत दी जाए। बहन अलीमा खान को भी मुलाकात की इजाजत का हुक्म दिया जाए। दरखास्त में लिखा गया कि बानी की सेहत के मुताल्लिक अफवाहों पर तशवीश है और मुलाकात लाजिम है। हुकाम ने कहा कि मुलाकात कराना जेल हुकाम का काम है। जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकात होती है। दरखास्तों पर समाअत मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया गया। अब अगली समाअत 6 दिसंबर को होगी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या होगी और हुकूमत इस हवाले से क्या इकदाम उठाने जा रही है, इस पर तफसीलन बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेंबर नेशनल असम्बली और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी दानियाल चौधरी साहब मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। दानियाल चौधरी साहब, इससे कबल कि हम बात करें कि आइंदा आने वाला हफ्ता हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बानी तहरीक इंसाफ की मुलाकातों के हवाले से कैसा रहने जा रहा है, उससे कबल जो इंटरव्यू इमरान खान की हमशीरा ने भारतीय मीडिया चैनल्स को दिया है, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो ये मौक़िफ़ है कि वो इंटरनेशनल मीडिया के अंदर जो मज़ालिम उनकी पार्टी के साथ या उनकी पार्टी के लीडर के साथ हो रहे हैं वो उजागर कर रहे हैं। हुकूमत इसको कैसे देखती है और क्या मौक़िफ़ रखती है? आप क्या समझते हैं कि भारत पर इस तरह भारत के TV चैनल्स पर इस तरह इंटरव्यूज़ देना ठीक है और हुकूमत इस हवाले से जो है इस तमाम सूरत हाल को कैसे देखती है? देखिए, जो जहाँ तक इंडिया मीडिया का तनकीद करने का मामला है, वो तनकीद जो है ये पाकिस्तान को इंटरनली कमजोर करने की और जो पूरा प्रोपेगेंडा है ये हमेशा रहेगा उनकी तरफ से। और ये अनफॉर्चुनेट है कि इन लोगों को इसका सहारा लेने की जरूरत है इमरान खान की बहनों को। लेकिन जहाँ तक हकीकत है वो यही है कि पाकिस्तान जो है मुस्तकम हो रहा है, पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान मजबूत हो रहा है। यहाँ की लड़खड़ाती हुई मैशत जो है, जो लहू लहान मुल्क था, उसकी मैशत आज मजबूत हो रही है। पाकिस्तान अपने टांगों पे खड़ा हो रहा है, अपने फैसले खुद ले रहा है और हर आने वाला दिन एक नई खुशी की उम्मीद लेके सुना रहा है। तो इसमें इनको तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, क्योंकि इनकी सियासी मौत है कि पाकिस्तान मुस्तकम हो, इनकी सियासी मौत है कि पाकिस्तान बेहतर हो, इनकी सियासी मौत है कि पाकिस्तान वापस एशियन टाइगर बने। क्योंकि जो पाकिस्तान हमें दिया गया था वो उसमें एक ही बात होती थी कि ये 48 घंटे में 24 घंटों में
78 घंटे में डिफॉल्ट हो रहा है, और वहां से लेकर आज हम यहाँ लेकर पहुंचे हैं जहाँ हम पाकिस्तान को इंटरनेशनल आइसोलेशन से निकाला है, यहाँ हम पाकिस्तान को दोबारा खुद मुख्तार किया है, जहाँ पाकिस्तान की वापस दुनिया में जो इज्जत जो पाकिस्तान डिजर्व कर रहा था वो बहाल की है। इनकी तो एक स्टेटमेंट से आपकी चलती फिरती एयरलाइंस को उन्होंने वरान बस बना दिया, जिसको इंटरनेशनली हमें ह्यूमिलिएट किया और पूरी दुनिया से हमारी इंटरनेशनल एयरलाइंस जो थी वो बैन करवा दी। तो यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग आउट ऑफ देम। इनकी मफाद जो है, इनकी सियासत जो है, इनकी जाती मफाद और उसके ताबे है। ये मुल्क कुर्बान करें, ये अपना सूबा कुर्बान करें, अपने लोग कुर्बान करें। इनकी सियासत है ही ये कि इमरान खान है तो पाकिस्तान है, इमरान खान है जमहूरियत है, इमरान खान है तो सिस्टम है, और इमरान खान नहीं एक्सेप्टेबल तो फिर ये कुछ चीज बेशक ना हो। तो दिस हैज बीन देयर मंत्रा फ्रॉम डे वन, और ये मंत्रा पहले भी फेल हुआ, आगे भी फेल होगा। ये बेशक जितने मर्जी जादू टोने करा लें, जो भी कर लें, ये पहले भी नहीं चला था सिस्टम, और अब भी इनका नहीं चलेगा। हुमायूं मोहम्मद साहब, अब ये जो नौरीन नियाज़ी साहिबा ने इंडियन मीडिया को इंटरव्यू दिया है, ये आप समझते हैं कि पार्टी पॉलिसी है, उनका अपना नज़रिया है, उनकी अपनी सोच है, ये क्या है? ये किसी तरह जस्टिफाई होता है कि आप अपने एक पड़ोसी मुल्क जो कि आपका दुश्मन मुल्क भी है वहाँ पर जो है वो इंटरव्यू दें और फिर वो उसको प्रोपेगेट करें पाकिस्तान के खिलाफ? जो नौरीन साहिबा हैं, जो उनकी हमशीरा हैं इमरान, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मेंबर नहीं है। शी इज़ नॉट बाउंड टू व्हाट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पॉलिसीज़ के लिहाज से, उनकी वो अपने लिहाज से, इंडिविजुअल कैपेसिटी के लिहाज से अगर किसी इंटरनेशनल मीडिया को कोई इंटरव्यू देती हैं, पार्टी इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ये प्रेरोगेटिव है एक इंडिविजुअल का, एक बहन का, एक फैमिली मेम्बर का, कि जिसको उनके भाई के साथ पिछले 3-4 हफ्तों से मुलाकात नहीं दिए जा रहे, और एक अफवाहें फैली हुई हैं जिसके बारे में मेरे ख्याल में हुकूमत को चाहिए कि एक जल्दी से जल्दी उस अफवाह को ख़त्म करने के लिए किसी एक शख्स को, जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको इजाज़त दी जाए कि वो इमरान खान से मिल के ये कर लें, क्योंकि ये बहुत हसास और नाजुक मसला है। इसके लिए वो है। तो एज़ फार एज आई एम कंसर्न, ये इसका पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इस तमाम तो सूरत हाल में दानियाल साहब आप क्या समझते हैं? क्योंकि एक तो मौक़िफ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का ये है कि पूरी दुनिया के अंदर इमरान खान के हवाले से इस मौक़िफ़ को सपोर्ट किया जाता है, सिवाय इस वक्त की मौजूदा हुकूमत के, जो आपकी हुकूमत है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं से आपको पूरी दुनिया के अंदर इस मौक़िफ़ को कहीं पज़ीराई मिली है? और हुकूमत क्या सोचती है? एक सादा सा मुतालबा है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कि मुलाकात करवा दी जाए, वो मुलाकात क्यों नहीं करवाई जाती? इनका बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब था। शहबाज गिल जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जंग जीतकर अमेरिका पहली दफा विजिट पर जाते हैं, तो एक ही स्क्रीन थी जिसके ऊपर फ्री लिबरेटेड बलूचिस्तान लिखा हुआ था, और उसी स्क्रीन में आपके आर्मी चीफ और आपके प्राइम मिनिस्टर को मतलब कि इनको गद्दार कहा जा रहा था। तो उसी चीज को उस चीज को लीड कर रहे थे शहजाद अकबर साहब, वो ये क्या नाम है दूसरा, शहबाज गिल साहब, वो लीड कर रहे थे। तब इन्होंने कहा कि इसका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, कि ओहदेदारान नहीं है। अब ये कहते हैं कि आपकी जो बहन है वो ओहदेदारान नहीं है, उनका ताल्लुक नहीं है। ये इनका मंत्रा है कि एक से काम कराते हैं, दूसरा उसको प्रोपेगेट करता है, तीसरा उसको डिनाई करता है। फिर कभी ये कहेंगे जैक गोल्डस्मिथ एंड द एंटायर फैमिली का भी इमरान खान से ताल्लुक नहीं है। जो पूरा ये सारा एक सिस्टम पाकिस्तान को वीकन किया जा रहा था, किसकी हिमायत किया जा रहा था, उससे भी ताल्लुक नहीं है। ये कंट्रोवर्सी दर कंट्रोवर्सी दर कंट्रोवर्सी। मैंने जैसा पहले कहा कि इनके लिए जो अटमोस्ट इम्पोर्टेंस है वो है ही ये कि पाकिस्तान बेशक कुर्बान हो, पाकिस्तान के जवान शहीद हो, पाकिस्तान बेशक वापस रेंगता हुआ अपनी उसी हालत में आ जाए लहू लहान जो छोड़ के गए थे। लेकिन एक चीज का मंत्रा ये नहीं छोड़ेंगे, और ये कहते हैं इमरान खान है तो ये मुल्क है, और ये इसी तरह करते रहेंगे। हमारे लिए इस मुल्क से ज्यादा ना कोई चीज इंपॉर्टेंट है, ना हमारी सियासत, ना कुछ और जब तक पाकिस्तान मुस्तकम नहीं होगा, पाकिस्तान बेहतर नहीं होगा, ये इसी तरह रिंगते भी रहेंगे और शोर भी जाते रहेंगे। हुमायूं साहब, अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर, क्योंकि शेख वक्कास अकरम साहब जो कि तर्जुमानी करते हैं पार्टी की, वो खुद सोशल मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट से अपने आप को डिस्टेंस कर चुके हैं। उन्होंने कहा ये पार्टी का मौक़िफ़ नहीं है। तो इसी तरह ये जो इंटरव्यू था, इसमें जो कुछ कहा गया वो पार्टी का मौक़िफ़ है, पार्टी उस पर स्टैंड करती है?
उन्होंने उसमें जो मौक़िफ़ अपनाया है उसका अगर हम खुलासा कर लें, उन्होंने ये कहा है, एक आलमी मीडिया को ये कहा है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, दूसरे लफ्ज़ों में जिसके बारे में ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट वायलेशन वाले हैं, उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ दिया है कि पाकिस्तान में इस वक्त सिवियर ह्यूमन राइट वायलेशंस हैं, और ये 26 एंड 27 अमेंडमेंट्स के ऊपर भी उन्होंने अपना दिया, जो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जिस पे आपको ठीक। ज़्यादा क्वेश्चंस उठाने चाहिए गवर्नमेंट से, कि आप बताओ कि दुनिया आपको कह रही है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की बात हो गई है, तो उस चीज़ को ज़्यादा लेकर उठाना चाहिए। रही बात ये, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि हमारे भाई से हमें मिलने नहीं दे रहे, नंबर 2 उनकी जान को ख़तरा है, नंबर 3 उनके जो मौलज है उनको इजाज़त नहीं है, नंबर 4 खुदा न खास्ता एक अफवाह फैली हुई है कि उनकी जान को साथ कुछ प्रॉब्लम हुई है। ये सारी चीज़ों के लेते उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि अगर इस किस्म की कोई चीज़ है तो उसके कंसिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे किसी शख्स के लिए, पाकिस्तान के लिए इन जनरल कोई अच्छा, एक चीज हुमायूं मोहम्मद साहब यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगा, एक चीज फरमाइएगा कि अभी डेफिनेशन है जेल मैनुअल की, वो 2 डेफिनेशन हम देख रहे हैं, एक हुकूमत की डेफिनेशन है और एक आप लोगों की है, जिसपे आप लोग कहते हैं कि 3 से 4 हफ्ते हो गए, मुलाकात नहीं करने दी गई और आपने खदशात का भी इजहार कर दिया। एक डेफिनेशन हुकूमत की ये है, और आज डॉन न्यूज़ पर भी उस हवाले से लिखा गया है कि एक शख्स अगर जेल के अंदर कैद है और वो रियासत के खिलाफ कोई बात, प्रोपेगेंडा या तहरीक चलाने की बात करता है तो फिर उससे मुलाकात नहीं करवाई जा सकती। तो हुकूमत की डेफिनेशन के मुताबिक तो उसी मैनुअल पर वो काम कर रहे हैं और चल रहे हैं। ट्वीट ऐसे नहीं देखा जो रियासत के खिलाफ बात हो रही हो। मैंने एक भी ट्वीट नहीं देखिए, रियासत इज अ डिफरेंट थिंग, हमें रियासत को डिफाइन करना है। रियासत इज नॉट एन इंडिविजुअल, रियासत इज नॉट वन पर्सन के जिसके पास पावर है, या वन पर्सन जो बगैर किसी इलेक्शन के प्राइम मिनिस्टर बना है, वो लोग रियासत नहीं है। रियासत एक सिस्टम को कहते हैं, रियासत एक सिस्टम है जो कि रहता है, लोग आते जाते रहते हैं, उनके हेड आते जाते रहते हैं, लेकिन रियासत वो है। इमरान खान, दोबारा मैं कहता हूँ, इमरान खान ने कहा है ये मुल्क भी मेरा है, ये आर्मी भी मेरी है। दैट मीन्स इमरान खान ओन्स दिस कंट्री। इमरान खान की कोई जायदाद पाकिस्तान की रियासत से बाहर नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जायदादें, जिनके स्टेक्स पाकिस्तान की रियासत से बाहर है, तो उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है पाकिस्तान के साथ। इमरान खान का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आ सकता। अगर इमरान खान उनकी तरह हिरसी होते तो इमरान खान 2002 में, 2000 में ख्याल में 2000 में इमरान खान 5 बिलियन पाउंड के मालिक हो जाते एज पर द लॉ ऑफ यूके। लेकिन इमरान खान ने उस पैसे को लात मारा। इमरान खान ने कहा मैं ये मुल्क नहीं छोड़ सकता, मैं शादी को छोड़ सकता हूं, मैं अपनी बेगम को छोड़ सकता हूं, मैं ये मुल्क नहीं छोड़ सकता। कितने लोगों के अंदर इतना दम है कि वो 1 खरब रुपए को लात मारे, वो उस सिस्टम को लात मारे, और वो कोई पासपोर्ट बाहर का ना लगे। हमने यहाँ के पाकिस्तान के 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर को देखा है कि सिर्फ ट्रैवल के लिए अकामा अपने लिए रखा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर है और अकामे के ऊपर चल रहा है। इस किस्म के लोग जिनकी जायदादें मुल्क से बाहर है, हमने उस किस्म के लोगों को पाकिस्तान में देखा है। तो अगर आप मुझसे पूछे, इमरान खान को ऐसी बात नहीं है। आप जेल मैनुअल की बात करते हैं तो आप जेल मैनुअल, जो पाकिस्तान का जेल मैनुअल है, उसके लिहाज से जो रूल नंबर 92 है ऑफ द एक्ट 1972 का, मेरे ख्याल में उसमें आप जाके देख लें, वो कहता है हर एक शख्स को, इवन आप ये सोच लें कि इवन वो लोग जो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ पाकिस्तान में आए थे, रॉ के एजेंट थे, जैसे गुलबशन यादव वगैरह है, उनके साथ भी मुलाकात की इजाज़त है। यहाँ पे इमरान खान जो कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, जिसने पाकिस्तान के लिए अपनी सारी जायदाद उन गरीबों के लिए वो वक्फ कर दिए कि जिनका वो फ्री इलाज करा सके। हम क्या कह रहे हैं, क्यों पाकिस्तानियों के साथ झूठ अच्छा, बोल रहे ये हैं? मैं दानियाल साहब से इसी मौके पे जान लेता हूं, मुलाकात के जरा मौके पे। एक तो उन्होंने कुर्बानियां भी गिना दी और फिर बता भी दिया कि माजी में ऐसा किसी भी के साथ नहीं हुआ, बेशक वो गैर मुल्की हो। तो ऐसा क्या हुआ कि इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी जा रही? 3 से 4 हफ्ते हो गए हैं, और अब क्या मंगल को मुलाकात करने की इजाज़त दे दी जाएगी? क्योंकि वज़ीर आला KP के सुहेल आफरीदी साहब ने कहा है कि मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर शायद वो एहतजाज करेंगे और फिर इजहार यकजहती के लिए इमरान खान की हमशीरा के साथ वो अडयाला के बाहर भी जाएंगे। आप लोगों ने सिक्योरिटी भी सख्त कर दी है, तो होने क्या जा रहा है मंगल को? देखें, हुकूमत जो है किसी का हॉस्टेज नहीं बनेगी, एक चीज मैं बड़ी क्लियर बता दूं।
गवर्नमेंट जो है वो किसी की हॉस्टेज ना बन सकती है ना बनेगी। ये इनका तरीकाकार सियासत है ही ये कि मुल्क को हॉस्टेज बनाए, पाकिस्तान को कमजोर करें। उसी सांस से ये कह रहे हैं आर्मी चीफ हमारे हैं, उसी सांस से कह रहे हैं मुल्क हमारा है, और आप उसी सांस से पाकिस्तान के आर्मी चीफ के खिलाफ नारे लगवा रहे थे, सोशल मीडिया में कैंपेन करवा रहे थे। जब भारत से जंग जीत कर आए तो आप उनके खिलाफ स्लोगन स्टैंड कर रहे थे। आप अपील के लिए किसके पास गए? उसके पास जो खुद गुजरात मैसेकर का मास्टरमाइंड है, जिसने खुद लोगों को ह्यूमन राइट्स की आप फरियाद उससे कर रहे हैं, जिसने खुद लोगों की गर्दनें उतारी थी गुजरात में, या उस जमात के लीडर से या उस जमात की उससे आप कर रहे हैं, आप जिसके पास अपील कर रहे हैं, जो क्या नाम है कश्मीर में जो मैसेकर हुआ था जम्मू कश्मीर में जहां 2 लाख लोगों को मारा गया था, उसको उस जमात के लोगों ने आरएसएस ने लीड किया था। मतलब व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू एंड अचीव? ये सिवाय पाकिस्तान को कमजोर करने के इनकी जो तमाम चीजें फेल हो गई हैं। ये पाकिस्तान को इंटरनली कमजोर करने से इन्होंने पूरी कोशिश की, इनको सपोर्ट इनकी कम माजी के दानियाल साहब ताल्लुकात तो मुख्तलिफ लोगों के भी रहे ना, वो देखें नवाज साहब से मुलाकात करने भी वो अचानक आ गए थे नरेंद्र मोदी साहब पाकिस्तान, लेकिन इस वक्त जो मखसूस मामला है कि मुलाकात क्यों नहीं करने दी जा रही? उस वक्त सुबह के टाइम भी जेल खुलवा दी जाती थी इमरान खान से मुलाकात करने के लिए, तो इस वक्त मामला है क्या? क्यों 3-4 हफ्ते का डिले हो गया कि मुलाकात नहीं हो पा रही? पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा होगा कि किसी ने उनको अपील की है। ये आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनको अपीलें की जा रही है, इंडिया को अपील की जा रही है। दानियाल साहब, दूसरी बात क्या नाम है, देखें जेल मैनुअल जो है वो बड़ा क्लियर है। आप अपने मुल्क के खिलाफ, आज हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, आज दहशतगर्दी की जो लहर है पाकिस्तान में वो दोबारा सर उठाई है। किसकी वजह से? ये इनकी इनकॉम्पिटेंस और 13 साल जिस सूबे में बैठे हुए हैं उसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से, और जिस तरह उन लोगों को जिनको पाकिस्तान से मार के भगाया था उनको वापस लाने की वजह से आज फिर हमें लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी को फेस करना पड़ रहा है। आप जब पाकिस्तान को कमजोर करने की बात करते हैं, आप पाकिस्तान को तोड़ने की बात करते हैं, आप यहाँ सुबाइयत की बात करते हैं, तो यू डोंट एक्सपेक्ट दिस कि आपको यू विल गेट व्हाटएवर यू डिमांड और व्हाटएवर यू वांट। अच्छा, एक चीज दानियाल साहब यहाँ से कतकलामी की माजरत, लेकिन आखिरी चीज जेल मैनुअल जो है वो बड़ा क्लियर है। वो जेल मैनुअल जो है वो खाली इमरान खान के लिए नहीं है, वो दूसरे 4000 और कैदियों के लिए भी है, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए भी है जो अंदर बंद है। तो ये नहीं हो सकता कि उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज की जाए एक बंदे की वजह से, क्योंकि बाहर उसके बंदे आके हॉस्टेज कर रहे हैं या वो चलाओ घेराव कर रहे हैं या वो क्या नाम है आग लगाने की बात कर रहे हैं। जब तक ये अपना रवैया तरीकाकार ठीक नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि जो जेल मैनुअल है वो उनको अलाउ करता है या अलाउ करेगा ये मिल सकता है। अच्छा, आपको लगता है माजी को देखते हुए दानियाल साहब कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ एक और कैंपेन की तरफ जा रही है, एक और एहतजाज की तरफ जा रही है जिसकी वजह से ये मुलाकात नहीं होने दी जा रही? उसकी बुनियादी वजह कि सीएम केपीके की तब्दीली और नए सीएम को लाने का मकसद, ये तमाम चीजें आपको लग रही है कैसा माहौल बन रहा है जिसकी वजह से वो एक और एहतजाज कर सकते हैं, या बुनियादी तौर पर आपको लग क्या रहा है कि इमरान खान जेल में बैठकर क्या कर सकता है? देखिए, जितना इनके अंदर जोर था ना वो बाई इलेक्शन में आपको नजर आ गया, और किस तरह इन्होंने बाद में कहा कि हमने बाइकआउट कर दिया है और हमने ये कर दिया है। ये सारी कहानियां हैं जो ये बेशक कहते रहे या करते रहे, लेकिन लोगों ने जलाओ घिराव का, तफरीक का, नफरत के बयानी को खैराबाद किया। लोगों ने पाकिस्तान को आगे चलाने की बात की और उस जमात के साथ खड़े हुए जो मुस्बत बात करते हैं, जो पाकिस्तान को ताकतवर करने की बात करते हैं। हमारा मौजना या हमारा कंपैरिजन आप करें तो हमारा कंपैरिजन ना इनके साथ है ना किसी और जमात के साथ है। हमने डिलीवरेंस की सियासत की है, नफरत के ऊपर सियासत नहीं की। लीडर जो है वो लोगों के बच्चों के सर पे कफन बांध कर आने को नहीं चाहता, वो लोगों के बच्चों को कलम पकड़ने की तस्लीम करता है या उनको कहता है। ये लोगों के बच्चों को क्या नाम है आप कफन बांध कर पहन कर इस्लामाबाद पे हमला करने की बात करें, वफाक पे हमला करने की बात करें, और आपके अपने बच्चे मैकडॉनल्ड्स और KFC खाकर बाय रॉथस्चाइल्ड फैमिली के पास हो। देखिए, ये दोहरा मेयार जो है ना पाकिस्तान के लोगों ने और अवाम ने रिजेक्ट कर दिया। तो दानियाल साहब, अगर इनको रिजेक्ट कर दिया लोगों ने तो फिर दे दें इजाजत मुलाकात की? देखिए, ऐसे बनी इसकी इजाजत मैं तो नहीं देनी है जी, इसकी इजाजत तो सुप्रीडेंट ने देनी है और जेल मैनुअल के मुताबिक ही देनी है। लेकिन अगर आप अपनी स्टेटमेंट से वफाक को, मुल्क को आग लगाने की बात करते हैं,
कमजोर करने की बात करते हैं, इदारों के ऊपर हमला करने की बात करते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आई सी मच होप फॉर देम। ठीक है, हुमायूं साहब, अब मंगल को क्या होने जा रहा है? ऑप्शंस क्या है? अडयाले के बाहर सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है, तो क्या अब वहां पर एक कोई लंबा एहतजाज होने जा रहा है पाकिस्तान तरीके इंसाफ का, जिस तरह अभी दानियाल साहब ने फरमाया कि हम वहां पे किसी को हॉस्टेज नहीं करने देंगे, और भी लोग मौजूद हैं वहां पर, या फिर एक जिस तरह हमने देखा 2 दिन पहले कि एक पूरी रात वहां पर एहतजाज किया गया, धरना दिया गया और सुबह ख़त्म कर दिया गया, इसी तरह एक और धरना होगा अगर मुलाकात की इजाज़त नहीं होती, तो फिर क्या माहौल होगा वहां पर और क्या हिकमत अमली होगी? क्योंकि इमरान खान से मुलाकात तो हुई नहीं, तो वो तो हिकमत अमली बता नहीं रहे कि अंदर से कोई पैगाम तो आया नहीं, तो बाहर बैठी जो आपकी क़यादत है वो क्या फैसला कर रही है या क्या सोच रही है? तरह है कि आपको विद इन लॉ जो आप कर सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं, वो करेंगे। उस एहतजाज का जो होता है एक इम्पैक्ट आता है, एक प्रेशर आता है। अवाम देख रही है इस वक्त, पूरी अवाम देख रही है कि इस वक्त हो क्या रहा है। अच्छा, जब आप कहते हैं कि हु इज़ वज़ीर आला कि उसको मिलाया ना जाए, देखिए एक एक्टिंग वज़ीर आला के इस मुल्क के अंदर अगर वो किसी ऐसे शख्स से मिलना चाहता है, मैं एज अ सेनेटर मेरे पास ये इख्तियार होता है कि मैं जाके किसी कैदी से जाके मिलूं या किसी शख्स से जाके मिलूं। एक वज़ीर आला के पास भी ये इख्तियार होता है कि वो जाके किसी से मिले, ठीक है। अब दूसरी बात ये, उस कैदी के अपने जो हैं वो हुकूक हैं, वो आइन तहफ़्फ़ुज़ देता है। तो अगर हम आइन को तोड़ के ये कर रहे हो, जो कि इन लोगों ने बहुत दफ़ा तोड़ा है, इन्होंने तो आइन की शिक्के बदल दी। अब क्या पता ये कल को इस आइन को भी बदलने के लिए कुछ और शिक्के ले आए। इनके पास तो आइन के साथ खिलवाड़ करने का, आइन को रोंद के निकलने का इनका तो वो ये, लेकिन कब तक ये करेंगे? कब तक? जुल्म का निज़ाम ख़त्म होकर रहेगा। ये अल्लाह ताला का उसूल है, जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा था कि कुफ्र का निज़ाम का मतलब सिस्टम चल सकता है। वो सिस्टम जो अल्लाह पे यकीन ना करता हो लेकिन उसके अंदर इंसाफ हो, वो चल सकता है। यही विंस्टन चर्चिल ने जो वर्ल्ड वॉर 2 के दरमियान में भी उन्होंने यही कहा था कि क्या हमारा निज़ाम जो अदलिया का निज़ाम है वो चल रहा है? उन्होंने कहा था हाँ चल रहा है। उन्होंने कहा फिर हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने कहा था जुल्म का निज़ाम मीन्स वो निज़ाम जिसके अंदर अदल ना हो, जिसके अंदर इंसाफ ना हो, जिसके अंदर जुल्म हो, वो ठीक है, यानी समझते हैं आप कि आइन और कानून के अंदर रहते हुए एहतजाज किया जाएगा और मंगल को सूरत हाल मजीद वाज़ेह होगी कि मुलाकात हो सकती है या नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया। दानियाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी अपनी राय से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद आप साथ हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, शुगर मिल्स मालिकान, द स्टोरी ऑफ अनटचेबल्स, ये वो तबका है जो हर बार कानून और एहतसाब से बच निकलता है। ये वो तबका है जो खुद ही पॉलिसियों पर असरअंदाज होता है, जो खुद ही चीनी की कीमतों का तयन करता है, खुद ही बहरान पैदा करता है और खुद ही इस बहरान का फायदा उठाता है। इस वक्त चीनी की कीमतों को एक बार फिर पर लग चुके हैं। मुल्क के सबसे बड़े शहर में रहने वाले फी किलो चीनी भी बड़ी कीमत पर खरीद रहे हैं। कराची में चीनी 220 रुपए किलो मिल रही है। मसाकी कमीशन की तहकीकात में एक हैरानकुन इंकशाफ भी सामने आया है। वो ये कि पंजाब की 10 शुगर मिलों ने आपस में गठजोड़ कर किया था। गठजोड़ यह था कि वो किसान से 40 किलोग्राम गन्ना सिर्फ 400 रुपए में खरीदेंगे। मसाकी कमीशन के मुताबिक इन मिलों के नुमाइंदगान ने 10 नवंबर को इजलास किया और यह किसान दुश्मन फैसला किया। हालांकि असूल यह कहता है कि गन्ने की कीमत लागत, तलब और रसद को मद्देनजर रखते हुए तय की जाए। जब गन्ने के रस से चीनी निकाली जाती है तो इस अमल में कई ज़िमनी मसनूआत या बाय प्रोडक्ट्स भी साथ ही तैयार होती हैं। रस निकालने के बाद गन्ने का जो फोक बचता है वो ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होता है। उसे जलाकर बिजली बनाई जा सकती है। इसी फोक से चिप बोर्ड भी बनाए जाते हैं। एथेनॉल बनती है जो नशावर अद्वियात और जरासीम कुश महलूल में इस्तेमाल होती है। चीनी बनाने और साफ करने के अमल के दौरान मट्टी जैसा जो मादा बचता है उसे फिल्टर मड कहते हैं। इसे खाद के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब यह है कि किसान से 40 किलोग्राम गन्ना 400 रुपए में खरीदने वाली शुगर मिल्स इसी गन्ने से कई ज़िमनी मसनूआत भी तैयार करती हैं, जबकि किसान का 1 एकड़ पर 3.5 लाख रुपए खर्च होता है। 1 एकड़ पर औसतन 900 मन गन्ना पैदा होता है। अगर शुगर मिल्स मालिकान 1 मन के 400 रुपए देंगे तो यह रकम बनेगी 3,60,000 रुपए। इसका मतलब यह है कि 1 एकड़ पर 3.5 लाख रुपए लगाने वाला किसान सिर्फ 10,000 रुपए कमाएगा।
घुसे हुए हैं। महंगाई का चक्कर, बदउनवानी का चक्कर, रिश्वत सतानी का चक्कर, स्मगलिंग का चक्कर, लॉबिंग का चक्कर और सरअसरू का चक्कर। जो पाकिस्तानियों के लिए चीनी बनाते हैं और बेचते हैं वो कारोबार नहीं कर रहे, बल्कि पाकिस्तानियों के साथ खेल खेल रहे हैं। चीनी बनाने वाली मिलों के जो मालिकान हैं वो या तो बासर हैं या फिर खुद ही हुक्मरान हैं, इसलिए चीनी की कीमत भी उनकी मर्जी की होती है और चीनी की पॉलिसी भी। अब जानिए कि पाकिस्तानी आवाम के साथ खेल खेला कैसे जाता है। शुगर मिल्स मालिकान पहले हुकूमत को कहते हैं कि मुल्क में तो चीनी वाफिर मिकदार में मौजूद है, ऐसा करते हैं इसे मुल्क से बाहर भेज देते हैं, मतलब बरामद कर देते हैं। ये चीनी पाकिस्तान में बनी होती है, इस पर लागत रुपयों में आई होती है, लेकिन बैरून मुल्क यही चीनी डॉलरों में बेचकर मुनाफा कमा लिया जाता है और अपनी जेबों में डाल दिया जाता है। लेकिन यहां मिली भगत से या हुकूमत को अंधेरे में रखते हुए एक खेल खेला जाता है। खेल यह है कि मुल्क में चीनी वाफिर मिकदार में होने की यकीन दहानी असल में गलत बयानी होती है। जब पाकिस्तानी चीनी बाहर डॉलर्स में बेच दी जाती है तो मुल्क में चीनी की किल्लत पैदा हो जाती है। जब चीनी की किल्लत पैदा होती है तो मुल्क में पहले से मौजूद चीनी महंगी हो जाती है। फिर जब ये महंगी चीनी कम होते होते नायाब हो जाती है तो एक और खेल खेला जाता है। फिर बाहर से चीनी दरामद की जाती है और इसकी अदायगी भी डॉलर्स में की जाती है। आपने देखा चीनी के चक्कर में कितने चक्कर हैं। अब इस साल जून में हुकूमत ने 5 लाख मैट्रिक टन चीनी दरामद करने का फैसला किया था। यह फैसला भी इसलिए किया गया था कि चीनी की कीमत 145 रुपए से बढ़कर 180 रुपए पर चली गई थी। फिर अक्टूबर में मजीद 2 लाख मैट्रिक टन चीनी मंगवाई गई थी। हालांकि इससे पहले तकरीबन 7.5 लाख मैट्रिक टन चीनी मुल्क से बाहर भेजी गई थी। यानी जितनी चीनी मुल्क से बाहर भेजी फिर उतनी ही चीनी मुल्क में वापस मंगवा ली। इस साल जुलाई में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ जिसकी कार्रवाई बीबीसी ने रिपोर्ट की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास में चीनी बरामद की तफसीलात जमा कराई गई। उनके मुताबिक 67 शुगर मिलों ने 112 अरब रुपए की चीनी बरामद की तो दूसरी जानिब मकामी मार्केट में चीनी की कीमत में इजाफे से शुगर मिलों ने 300 अरब रुपए का मुनाफा कमाया। चीनी की यह सनत सियासी गठजोड़ से चलती है। बीबीसी ने चीनी बरामद करने वाली शुगर मिल्स के मालिकान के बारे में भी तहकीकात की। इन तहकीकात के मुताबिक जहांगीर तरीन JDW ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रुकन हैं जिसकी मिल्कियत में 3 शुगर मिल्स हैं। रहीम यार खान ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मखदूम उमर शहरियार हैं जो साबिक वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार के भाई हैं। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के बेटे मोनिस इलाही भी इस मिल के शेयर होल्डर हैं। रमजान शुगर मिल और अल अरेबिया शुगर मिल शरीफ ग्रुप की मिल्कियत हैं। हसीब वक्कास ग्रुप की 3 शुगर मिल्स हैं। ये मियां इलियास मेराज की मिल्कियत हैं जो वजीर आजम शहबाज शरीफ के कजन हैं। नून शुगर मिल्स के बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सैफुल्लाह खान नून हैं जो मारूफ सियासी खानदान नून फैमिली का हिस्सा हैं। राजनपुर का दरेशक खानदान इंडस शुगर मिल्स राजनपुर में हिस्सादार है। सरदार हसनैन बहादुर खान दरेशक माजी में सूबे के वजीर खजाना और लाइव स्टॉक के सूबाई वजीर भी रहे। तानवाला शुगर मिल्स के मालिकान में हुमायूं अख्तर खान भी शामिल हैं जो साबिक वफाकी वजीर हैं। उनके साथ उनके भाई हारून अख्तर खान भी हैं जो इस वक्त वजीर आजम के मामले खसूसी हैं। सिंध में ओमनी ग्रुप की 9 शुगर मिल्स हैं और ओमनी ग्रुप के मालिक अनवर मजीद का शुमार आसिफ जरदारी के करीबी साथियों में होता है। बदीन में मिर्जा शुगर मिल्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा शामिल हैं जो सिंध के साबिक वजीर दाखिला और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली डॉक्टर फहमीदा मिर्जा के शौहर हैं। यूं सियासतदान, हुक्मरान और चीनी मिल्स मालिकान यूं इकट्ठे हैं कि फर्क करना मुश्किल है। ये मिलकर जब चीनी की फी किलो कीमत में सिर्फ 1 रुपया भी इजाफा करते हैं तो पाकिस्तानी आवाम की जेबों से 7 अरब 40 करोड़ रुपए निकल जाते हैं। 9 तरीकों से करप्शन की जाती है। 2 खाते रखे जाते हैं। सट्टेबाजी से कीमत बढ़ाई जाती है। चीनी बनाने की लागत कागजों में ज्यादा दिखाई जाती है। काश्तकारों को कम पैसे देकर कागजों में ज्यादा दिखाए जाते हैं। चीनी का महंगा होना तो एक मसला है ही, इससे बड़ा मसला यह है कि ऐसा बहरान तकरीबन हर साल आता है। यह बहरान पैदा करने वालों का तरीका वारदात भी कई साल से तब्दील नहीं हुआ। इसके बावजूद हुकूमत हर साल यह बहरान पैदा होने देती है और पैदावार होने के बाद सर पकड़ कर बैठ जाती है। इसी तब तो सूरत हाल पर बात करने के लिए चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया बाट साहब आपके वक्त का। बाट साहब ये फरमाइएगा, ये मामला पहली दफ़ा नहीं आया सामने। हम हर साल देखते हैं ये मामला आता है, एक लूप पे लग जाता है और चीज़ें इसी तरह होती हैं। इस वक्त सूरत हाल है क्या? मिल मालिकान आपको क्या रेट दे रहे हैं? आपका मुतालबा क्या है और कितनी लागत आती है? ये मामला इस वक्त कहाँ पर स्टैंड कर रहा है? जी बहुत शुक्रिया, आज आपने किसानों की आवाज़ सुनने के लिए हमें बुलाया। इस दफ़ा इस साल गन्ने जो है तकरीबन कोई 10 शुगर मिलें तो पंजाब की उन्होंने आज बाकायदा स्टार्ट किया है। बाकी कुछ 15 को चल गई थी। इसी तरह आज शुगर मिलें हैं पूरे पंजाब की जो
चल रही हैं 41 के करीब, उसमें भी एक दो का भी सिर्फ दरवाज़ा गेट खुला हुआ है लेकिन गन्ना नहीं जा रहा। लेकिन बदकिस्मती से वही हुआ कि पिछले साल यही गन्ना हमसे 400 से लेके 450 पे तक शुगर मिलों ने खरीदा, और उस वक्त चीनी का जो रेट था वो 125 से 130 रुपए था, और इस टाइम चीनी 200 से लेके 230 रुपए तक है। लेकिन हमारे किसान के जो गन्ने का रेट वही 375 से लेके आज 400 रुपए तक शुगर मिलें खरीद रही हैं, और उसमें भी 100 मन 150 मन पर ट्राली कटौती भी कर रहे हैं। ये कैसा जुल्म है कि हर साल हर चीज महंगाई के बाद उसका रेट बढ़ जाता है, लेकिन बदकिस्मती से किसान की हर फसल, वो गंदम हो जाए, कॉटन दे हो जाए, गन्ना हो जाए, उसकी हर फसल का रेट हर साल नीचे गिर जाता है। ये कैसा जुल्म है कि खाद महंगी, डीजल महंगा, बीज महंगे, उसके बावजूद चीनी, शुगर मालकान की चीनी महंगी। और आपने देखा है कि पिछले दिन IMF ने एक रिपोर्ट दी थी, उसमें क्लियर लिखा था कि शुगर मालकान ने गवर्नमेंट के साथ मिलके करप्शन की है, लेकिन उसको कोई पूछने वाला नहीं। कल एक कमीशन की रिपोर्ट थी कि 10 शुगर मिलों ने मिलके एक फैसला किया था कि गन्ना हम शुगर मिलें लेट स्टार्ट करेंगे और गन्ना 400 रुपए का खरीदेंगे। अच्छा बाट साहब, एक तो ये कहा जाता है कि नवंबर के आगाज में क्रशिंग शुरू कर दी जाए, ये लेट करने से नुकसान क्या होता है? लेट करने से सबसे बड़ा किसान को नुकसान है। जैसे 2 एकड़ वाला, 3 एकड़ वाला फार्मर है, वो अपना गन्ने की काश्त कटाई के बाद उसमें गंदम काश्त कर देता है तो उसको फसल मिल जाती है। तो शुगर मालकान ये प्लान करते हैं कि बस गन्ना ही चलता रहे, कोई गंदम काश्त ही ना करे। दूसरा ये कहते हैं कि जो उसमें मीठा ज्यादा हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा तो हमें फायदा होगा। आपको तो पहले ही फायदा है, आप 1 मन गन्ने से 5 से 6 किलो चीनी ले रहे हैं, शीरा ले रहे हैं, प्रेस मेड ले रहे हैं और बगास ले रहे हैं। 4 चीजें आप लेते हैं, उनका रेट लगाएं तो वो 1500 रुपए मन तो उनको 4 चीजों से मिल जाता है। तो जो शुगर वाला रेट है उनको तो बिल्कुल ही वो फ्री पड़ती है। तो ये कैसा जुल्म है कि 4 चीजें शुगर के, चीनी के अलावा भी निकलती हैं, चीनी भी निकलती है, और उसके बावजूद भी किसानों के साथ यही जुल्म होता है। क्योंकि शुगर मालकान इतने पावरफुल हैं कि वो सिंध की गवर्नमेंट देख लो, पंजाब की गवर्नमेंट देख लो, KPK में हमारी 4 शुगर डेरा इस्माइल खान में, 1 मर्दान में है, 5 वहाँ हैं, उनके मालकान भी गवर्नमेंट का हिस्सा हैं। तो ये वहाँ जो माफिया है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि हर दौर में वो इतना पावरफुल रहा कि किसी गरीब किसान का गन्ना कोई काट रहा है, उसके पैसे 2-2 साल बाद दे रहे हैं। चीनी का रेट इस टाइम मार्केट में कितना चलता है, गन्ने का कितना रेट मिलना है, कोई फैसला करने वाला नहीं है। ये फरमाइएगा, अब क्योंकि आपने कहा कि हर चीज़ महंगी मिल रही है, खाद महंगी है और सब कुछ महंगा है, तो यही सब कुछ तो अप्लाई शुगर मिल्स पर भी होता है, वो भी यही मौक़िफ़ अपनाते हैं कि उनको भी हर चीज़ महंगी मिलती है। तो इसके हवाले से तकरीबन 1 किलो अगर हम अंदाज़ा लगाएं शुगर बनाने के लिए, कितना गन्ना जो है वो क्रश किया जाता है तो ये बनती है? जी, 1 मन गन्ने में 5 किलो चीनी निकलती है, 15 किलो भगास निकलता है, 1.5 किलो शीरा निकलता है, 1 किलो जो है ना वो मड निकलता है, और उसकी अलग अलग कीमतें हैं। हर चीज की अगर कीमत निकालें तो 1500 रुपए मन बनता है गन्ना फार्मर का। ये 4 चीजें निकालते हैं, 1 मन में 5 किलो चीनी भी निकालते हैं, और उसी भगास से 80% शुगर मालकान IPPL के मालिक हैं, उसी से वो बिजली बनाते हैं और वो बिजली भी बेचते हैं, और उसी बिजली से तो उनको शुगर मिलें चलनी है। बाकी तो उन्होंने प्लांट लगाए हुए तो 5-5, 10-10 साल हो गया, लेबर की कास्ट है, बाकी तो बिजली की कास्ट आनी है जो ऑलरेडी वो उन्होंने अपने अपने प्लांट लगाए हुए और उसी बगास से बना के बिजली गवर्नमेंट को भी बेचते हैं। तो वो कैसे कहते हैं कि महंगाई है जिससे किसान का गन्ना सस्ता खरीदा जाए? अच्छा, एक तो ये बताइएगा कि जो अभी आपने बताया कि मुख्तलिफ शुगर मिल्स पर जो गन्ना गया है वो किस रेट पर उन्होंने ख़रीदा है, और दूसरा आपने कहा कि ये शुगर मिल्स वाले एक माफिया के साथ मुशाबत दी जाती है कि उनके अंदर इत्तेहाद है। ये इत्तेहाद आप लोगों के अंदर क्यों नहीं है, जब खुद जो है वो कहा जाता है कि पिछले साल 70% तक प्रोडक्शन हुई थी क्योंकि गन्ना शॉर्ट था, इस दफ़ा भी वो मिकदार ज़रूरत के मुताबिक नहीं होगी। तो फिर तो जब एक चीज़ पहले ही कम है तो आप लोगों का इत्तेहाद हो तो बेहतर मामला होगा और शायद आपकी सुनवाई भी हो जाए। देखें जी, शुगर मालकान की उसकी इंडस्ट्री है, मेरे पास तो गन्ने की फसल है, उसका टाइम है, वो जब पक के तैयार हो जाती है
फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है उसने पानी भी लेना है, उसका कास्ट भी आ रही है, उसने जमीन फारिग करके अगली फसल भी काश्त करनी है। अगर ये 2 महीने गुजर गया, जैसे जैसे फसल वो अगली फसल लेट करेगा तो उसके अखराजात उतने ही बढ़ते जाएंगे। तो वो तो गरीब किसान है, इसीलिए तो 1 नवंबर को शुगर मिलें चलाते नहीं है, लेट चलाते हैं कि किसान बेबस मजबूर हो जाए, उसको अगली फसल का टाइम गुजर रहा हो, सीजन गुजर रहा हो, तो वो बेबस होके मजबूर होके हमारे दरवाजे पे आएगा, हम जैसे मर्जी उसको लूट लें। और इन कंपैरेटिव अगर हम देखें तो हमारे पड़ोसी ममालिक में क्या रेट दिया जाता है पर मन गन्ने का? देखें जी, अगर पाकिस्तान का और उसका मुकाबले में इस टाइम किया जाए तो वहाँ यूरिया 1200 रुपए है, DAP 250 तकरीबन 2400 रुपए है, और डीजल जो है उनको सब्सिडी दी जा रही है, खाद पे सब्सिडी दी जा रही है। और आज इतनी सस्ती चीजें होने के बावजूद आज उधर शुगर मिले 480 रुपए का गन्ना खरीद रही है। और जिस तरह मैं ये भी देख रहा था कि कुछ लोग ये मौक़िफ़ रखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो शुगर इंडस्ट्री है वो ज़वाल की तरफ जा रही है, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री गई थी, और आने वाले वक्तों में ये भी खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि जो कुछ टेक्सटाइल वाली इंडस्ट्री के साथ हुआ, लोगों की मिल्स बंद हो गई, शायद शुगर के साथ भी ऐसा ही होगा। क्या सूरत हाल इतनी ख़राब हो गई है? देखें जी, वो एक मुर्गी की मिसाल है ना, अंडा देने वाली मुर्गी। ये किसान बेचारे और ज़मीनें हमारी अंडा देने वाली मुर्गी थी। अब इन मालकों ने, ताजरों ने समझा कि मुर्गी को ज़िबा कर लेंगे, जो सारे अंडे एक दफ़ा निकल आएंगे। वो मुर्गी भी ज़िबा हो गई है, अंडा भी एक ही मिला है इनको। क्योंकि किसान क्या करे, किसान के पास कोई रास्ता नहीं। वो कोशिश करता है कि दूसरी फसल काश्त कर ले, लेकिन इस साल हमने आलू बहुत काश्त कर लिया क्योंकि हमने गंदम काश्त नहीं की, और उसके बदले हमने मकई काश्त करनी थी। आलू इस टाइम मार्केट में ऐसे धक्के खा रहा है कि कोई लेने वाला नहीं है, तो हम जाएं किधर जाएं? हमारे पास तो कोई रास्ता ही नहीं है। हम 1-2 साल कोशिश करते हैं कि यार शुगर मार्केट जुल्म कर रहे हैं तो हम गन्ना खत्म कर देंगे। अगर गंदम का इशू आया तो हम इस साल गंदम आप देख लेना, 15 से 20 से 25% गंदम कम काश्त हुई है। इस साल 30,000 बेल्स जो है वो कॉटन की कम हुई है, 30,000 बेल्स। और रेट आप देखें 6 से 7,000 कॉटन का रेट है, तो हम किधर जाएं? कौन सी फसल काश्त करें? हम 2-3 साल बाद चेंज करते हैं, सब किसान एक तरफ हो कि एक ही फसल दूसरी काश्त कर लेते हैं। जब वो मार्केट आ रही है तो उसका इतना रेट गिर जाता है कि हम वो पुरानी फसलों को फिर याद करने लग जाते हैं। हमारे किसानों के लिए कोई गवर्नमेंट प्लान दे। देखिए आज आलू फिर रहे हैं, मैं आज एक जगह पे बैठा हुआ था, मैंने कहा यही आलू हमारे दुबई में है, सऊदीया, कतर, उनकी डिमांड है। अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे तो हम आलू बाहर भेजें और उसके जरा मुबादला डॉलर की मद में पैसा लेके भाट साहब चीनी वालों को सपोर्ट करते हैं ना, वो बाहर भेज देते हैं। सर वो पावर है ना, वो आप देखो हमारे गन्ने से वो चीनी निकालते हैं। इस साल उन्होंने 7.5 लाख मैट्रिक टन चीनी अपनी मर्जी से बाहर भेज दी, फिर 3 लाख मैट्रिक टन इधर ले आए, और उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और आज मेरे आलू की फसल, आप यकीन करें कि आलू का कोई रेट ही नहीं है, इतना आलू मार्केट में पड़ा हुआ है। अगर ये हमें गवर्नमेंट सपोर्ट दे, कुछ नहीं हम मांगते गवर्नमेंट से, हम कहते हैं कि जो हमारे पड़ोसी अरब ममालिक हैं, सऊदीया है, कतर है, दुबई, रियासतें जो लगती हैं, इसमें आलू की डिमांड है, इंडिया आलू लेके आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान का आलू नहीं जा रहा। अगर इसी पे सहूलतें दी जाए, सिर्फ पैसा ना दें, हमें बाहर जाने तक जो हमारा कार्गो करवा दें और उसका जो वाश है ये सफाई करवा दें, बाकी पैसा हमारी। अच्छा भाट साहब, ये बातें हुकूमत के सामने यकीनी तौर पर आपने रखी होंगी, हुकूमत क्या यकीन दहानियां कराती है और मामला अटका हुआ कहां पर है? क्योंकि हम तो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान से ज्यादा चीजें बाहर भेजें, वो अजनास हो, वो या गुड्स की प्रोडक्शन हो, कुछ भी हो, तो इसमें रुकावट कहां पर आती है और कहां तक यकीन दहानी कराई जाती है? देखें जी, हमारी जो पॉलिसी ने बाहर माल भेजने की, जैसे हमारा आलू जाता है या हमारी और चीज़ें जाती हैं, अब इंडिया की उन्होंने एक ऐसी ट्रेड बनाई है कि उन्होंने कहा है कि ये 4-5 ट्रेडर है, ये अपने लेटर पैड पे भेजे तो इनकी माल भेज दें। हमारा फल सब्जियां के लिए 10 दिन हम एयरपोर्ट पर जलील हो जाते हैं, उनका 2 दिन में माल आता है। जब हमारा माल जाता है तो हमारा ख़राब हो जाता है। तो हम गवर्नमेंट से बार बार अपील कर चुके हैं, लेकिन ज़राअत, मैं हैरान हूँ, जो मुल्क 70% ज़राअत पर चल रहा है उसकी तरफ बिल्कुल ही तवज्जो नहीं है। जो आपको आप जैसे आपने फरमाया कि फैक्ट्रियां, इंडस्ट्री बंद हो रही है, तो जब आपकी इंडस्ट्री बंद होगी तो आप बाहर माल कैसे भेजेंगे? एक ज़राअत ही है। आप 5 अरब रुपए का आपने पिछले साल चावल भेजा है, इस साल आप बांग्लादेश को चावल भेज रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें, किन्नू है, आम है। तो ज़राअत में बहुत, अगर गवर्नमेंट हमारा साथ दे तो हम इस मुल्क की जो ज़रा मुबादला में बड़ा फ़र्क डाल सकते हैं, डॉलर की मजबूरी दुनिया को हम माल भेज सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमें तो कोई पूछता ही नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन भाट साहब मौजूद थे, और मामला यही है कि ये जो मखसूस
इशू है ये हमें डेजावू लगता है, हर साल आता है, लगता है पहले भी सुना हुआ है, ये तमाम चीज़ें हम सुनते हैं, लेकिन हल हमें किसी सूरत कहीं भी नज़र नहीं आता और मामला उसी तरह अनएड्रेस्ड और अनसेटल्ड जो है वो खड़ा नज़र आता है। एक ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक और अहम मामला जिस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, मुल्क में ख़वातीन पर तशद्दुद के वाक़यात कम होने के बजाय मुसलसल बढ़ रहे हैं। सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की ताज़ा कौमी फैक्ट शीट के मुताबिक जनवरी से जून 2025 के सिर्फ 6 माह में पाकिस्तान में 20,698 वाक़यात रिपोर्ट हुए। सबसे ज्यादा केसेस पंजाब में सामने आए, जहां तादाद 15,376 रही। सिंध में 3,709, खैबर पख्तूनख्वा में 875, इस्लामाबाद में 423, जबकि बलूचिस्तान में 315 वाक़यात रिकॉर्ड हुए। इन केसेस में ज्यादती, अगवा, गैरत के नाम पर कत्ल, हरासगी, साइबर क्राइम, घरेलू तशद्दुद और जिस्मानी तशद्दुद शामिल हैं। ताहम सबसे तशवीशनाक पहलू यह है कि मुल्क में सजा की मजमूई शरह 0.3% से भी कम रही। पंजाब में सजा की शरह महज 0.01%, सिंध में 0.5%, जबकि खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में एक भी केस में सजा नहीं हो सकी। बलूचिस्तान में सजा की शरह 19.3% जरूर बताई गई, मगर वाकयात कम होने की वजह से यह शरह असल सूरत हाल की दुरुस्त अक्कासी नहीं करती। और अब बढ़ते हैं उन आदाद और शुमार की तरफ जो गुज़िश्ता दिनों कौमी असम्बली में पेश किए गए और जिन्होंने मसले की संगीनी को मजीद बेनकाब कर दिया। वफाकी वजीर इंसानी हकूक आजम नज़ीर तारड़ के मुताबिक 2021 से 2024 के 4 साल के दौरान मुल्क भर में 7,500 से ज्यादा खवातीन कत्ल की गई, जिनमें 1,553 गैरत के नाम पर कत्ल के वाक़यात शामिल हैं। नेशनल पुलिस ब्यूरो के फराहम करदा डाटा के मुताबिक इन्हीं 4 वर्षों में 17,771 रेप और गैंग रेप के केस रिपोर्ट हुए, जिनमें 121 खवातीन वो थी जिन्हें हिरासत के दौरान ज्यादती का निशाना बनाया गया। घरेलू तशद्दुद के 9,799 और काम की जगह पर जिनसी हरासानी के 632 वाकयात दर्ज हुए। 4 वर्षों में खवातीन पर तशद्दुद के मजमूई वाकयात की तादाद 1,73,367 रही। आदाद शुमार ये भी बताते हैं कि हर साल वाकयात में इजाफा हुआ। 2021 में 30,757, 2022 में 35,477, 2023 में 46,036 और 2024 में 61,997 केसेस रिपोर्ट हुए। कत्ल के सबसे ज्यादा वाकयात साल 2023 में सामने आए, जब 459 खवातीन कत्ल की गई, जिनमें 392 गैरत के नाम पर कत्ल शामिल थे। इसी अर्जे में तेजाब फेंकने के 127 और खवातीन के अगवा के 79,599 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वफाकी वजीर आजम नज़ीर तारड़ के मुताबिक बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में खवातीन पर तशद्दुद के वाकयात ज्यादा देखे गए, जिनकी वजह मुआशरती रवैये और कानून पर कमजोर अमल दरामद है। हुकूमत का कहना है कि आगाही और मीडिया की बढ़ती कवरेज के बायस रिपोर्टिंग में इजाफा हुआ है, जिसे निज़ाम इंसाफ पर आवाम के बढ़ते एतमाद की अलामत करार दिया जा रहा है। लेकिन आदद व शुमार एक और ही तल्ख हकीकत बयान कर रहे हैं। इस सब पर नाज़रीन तफसीलन बात करेंगे, वजूहात जानेंगे, कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा, साल ब साल इनमें इजाफा क्यों हो रहा है और तमाम सूबों के अंदर किस पॉलिसी और किस मैकेनिज्म के तहत काम किया जाता है। इस तमाम सूरत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सैयद कौसर अब्बास साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कौसर अब्बास साहब, मुल्क में खवातीन के तशद्दुद के जो आदाद शुमार इस रिपोर्ट के अंदर पेश किए गए हैं, ये इंतहाई तशवीशनाक है और गुज़िश्ता 6 महीने की रिपोर्ट के मुताबिक 20,000 केसेस जो है वो इसके अंदर सामने आ रहे हैं। अब ये यकीनी तौर पर वो डाटा होगा जो कि कहीं ना कहीं रजिस्टर हुआ होगा, किसी न किसी ने कंप्लेन कराई होगी, और ऐसे बहुत से केसेस भी होंगे जो अभी तक कंप्लेन नहीं कराई गई होगी या उन लोगों ने इसके हवाले से बताया नहीं होगा किसी को। तो इस ताज़ा तरीन डाटा के अंदर क्या चीज़ सामने आ रही है, किस तरह आपने ये डाटा इकट्ठा किया और इसमें सबसे होशरुबा चीज़ें क्या सामने आई? जी बहुत शुक्रिया जी। बेसिकली देखें, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं ये हम पूरे पाकिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट से कलेक्ट करते हैं बेसिकली, और ये हम वो डेटा कलेक्ट करते हैं कि जो रिपोर्टेड केसेस का डेटा है टू द पुलिस डिपार्टमेंट, यानी कि जो थानों में केसेस रिपोर्ट हुए होते हैं ये सिर्फ वो केसेस हैं। तो अगर 20,698 केसेस रिपोर्टेड हैं तो अजम्पशन में आप ये कह सकते हैं कि शायद इससे कई गुना केसेस ऐसे हैं जो रिपोर्टेड नहीं है हर सूबे के अंदर। तो ये शायद तादाद बहुत ज्यादा हो सकती है और ये डेटा है बेसिकली। अब इस चीज पे अगर बात करें हम कि ये डेटा जो हम कलेक्ट करते हैं इसका रिपोर्टेड केसेस हैं, तो इसमें अगर इसका कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो आप देखें कि तकरीबन 21,000 जो केसेस रिपोर्ट हुए पूरे पाकिस्तान के अंदर, उसमें सबसे ज्यादा केसेस जो है वो पंजाब के अंदर रिपोर्ट हुए। दूसरे नंबर पे अगर आप रिपोर्टिंग देखें तो सिंध के अंदर रिपोर्टिंग कंपैरेटिवली बेहतर है, बहुत कम है लेकिन बेहतर है। खैबर पख्तूनख्वा में आप देखें तो बहुत कम रिपोर्टिंग आपको नजर आएगी, बलूचिस्तान के अंदर बहुत कम रिपोर्टिंग नजर आएगी आपको। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि अगर
अगर बलूचिस्तान के अंदर सबसे कम केसेस हैं या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सबसे कम केसेस हैं, तो वो जो सूबा है उसके अंदर ये क्राइम हो नहीं रहा। ये क्राइम हर जगह के ऊपर बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि ये एक माइंडसेट है जो औरत को कमजोर समझता है और उसको जो है वो टॉर्चर करना जो है वो कोई बड़ी बात नहीं समझी जाती। ये समझा जाता है कि शायद ये एक नॉर्मल बात है, थप्पड़ मार देना, जूता मार देना, बाल खींच लेना और इस तरह के जितने भी इश्यूज हैं, और इससे ज्यादा भी कई जो तशद्दुद के वाकयात हो रहे होते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस हवाले से लोगों को अपनी परसेप्शन ठीक करने की भी जरूरत है। एक परसेप्शन ये है कि जी पंजाब के अंदर 15,000 इतने 100 केसेस रिपोर्ट हुए तो पंजाब जो है वो बड़ा कोई हॉटस्पॉट बन गया है। नो, इट डजंट मीन लाइक दिस। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पंजाब के अंदर रिपोर्टिंग मैकेनिज्म बेहतर हुआ है पिछले 1-2 सालों के अंदर। वहां पे सिस्टम्स ऐसे इंस्टॉल किए गए हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, विमेन सेफ्टी ऐप बनाई गई है, वहां पे वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं, वहां पे विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी को बड़ा प्रोएक्टिवली जो है वो फैसिलिटेट किया जा रहा है। वहां पे जो अगर कम उम्री के बच्चों के साथ इस तरह की वाकयात होते हैं तो वहां पे चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो बड़ा कंपैरेटिवली बेहतर काम कर रहा है, जिसकी वजह से वहां पे लोगों का रिपोर्टिंग जो है वो बेहतर हो रही है। बहुत शुक्रिया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सईद कौसर अब्बास हमारे साथ मौजूद थे और इस तमाम सूरत हाल के हवाले से अपनी राय से और इस रिसर्च के हवाले से भी डिटेल बात कर रहे थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।